हेलो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज द बेल आइकन प्रेस करें। कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुपद में जो प्रश्नावली 2.1 है और जो 2.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 सारे सबके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उनको ज़रूर चेक करना। तो देखो बहुपद, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुपद के बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको बहुपद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कक्षा 9 में जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुपद को जानने के लिए देखो, बहुपद का मतलब होता क्या होता है, एक से ज़्यादा पद, ठीक है। बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद, सीधा। अब इसके डिटेल में हम आ रहे हैं, ठीक है। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद, ठीक। अब बहुपद के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, एक है चर और एक है अचर। पहले चर अचर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर चर की बात करें, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स, वाई, जेड, टी, ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं, यू, वी, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर। ई, बी, ये सब हमारे चर हैं। अचर क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 2 माइनस के 3, 1/2, √3, 1000, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, अचर, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, बहुपद को जानने के लिए हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। तो ये चर हुआ, ये अचर हुआ, आपको पता चल गया चर अचर क्या होता है। अब आते हैं बहुपद जानने के लिए सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ हमारे पास आती है, वो होती है बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक। देखो डायरेक्ट प्रश्नावली पे नहीं आ रहे हम, अगर चीज़ों को आप सीखोगे नहीं तो चीज़ों का रट के क्या फ़ायदा। गणित का अगर आप रटने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट में और गणित में क्या फ़र्क होगा। चीज़ों को हमें समझना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आगे चल के कभी आप भी बच्चों को पढ़ाओगे, छोटे भाई बहनों को पढ़ाओगे, तो आप रट के पढ़ाओगे क्या। अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बता नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं हम बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक के बाद ही हम बात करेंगे बहुपद की। तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अगर कुछ निश्चित हम चर लें तथा अचर लें, अचर राशियों, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बोला को हमारे पास मेन चीज़ क्या होगा, हमारे पास मेन चीज़ होगा, एक तो होगा चर, एक होगा अचर। चर और अचर को साथ में लेके उनका अगर आप जोड़ो, उसको घटाओ, उसका गुणा करो या उसका भाग दो, तो उसके संयोग से जो पद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं, ठीक है, एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने एक अचर ले लिया 2 और एक चर ले लिया मैंने x², तो 2x², ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पद और जोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि 4x, ठीक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और एक मैं लिखता हूँ जैसे कि √x + 7y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है,
ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3x, ये लिख दिया मैंने 7y, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, पदों को जोड़ रहे हैं, इससे प्लस लेकर कुछ घटा भी दो, जैसे कि 7x माइनस के 3y। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है ये सभी। अब हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये ज़रूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए कुछ नियम कानून है। बहुपद, आप बहुपद किसे बोलोगे? ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ इसका नोट बना लेना। बहुपद किसे कहोगे आप? व्हाट इज़ बहुपद? तो ऐसे अब लिखना आप, ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 चीज़ों का पालन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? आप बोलोगे सर पहली चीज़ क्या है? तो जो चर राशि होती है, चर राशि वही जो x y z होता है ना, चर राशि का जो घातांक होगा, मतलब जो पावर में लिखा जाएगा ऊपर, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में जानते हैं ना, तो पूर्णांक अगर बात इसने की है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। पहली कंडीशन तो है कि जो भी आप चर लेंगे उसकी जो घात में होगी वो धनात्मक में होनी चाहिए। ठीक है, और पदों की संख्या निश्चित हो। ये निश्चित का मतलब है 500 को जो भी आप गिन सकते हैं, जो आप मुंह से बोल सकते हैं। अगर बहुपद को डॉट डॉट करके छोड़ा जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। पदों की संख्या उसमें निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो। ये दूसरा कंडीशन है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा पद क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। आप वास्तविक संख्या अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं डिटेल में। ठीक है, आप वैसे जो आप पढ़ रहे हैं ना कक्षा 10 में, उस सभी की सभी वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए। अगर मैं आपके लिए काल्पनिक संख्या बोलूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ ये -2 में, तो ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसका हल संभव नहीं है, लेकिन कक्षा 11 में इसका हल संभव है गणित में। ठीक है, काल्पनिक संख्या है। तो अगर ऐसा कुछ गुणांक में आता है तो नहीं काउंट होगा, उसे हम नहीं ले सकते। अब बहुपद के कुछ उदाहरण लेते हैं, जो कि बहुपद होगा और जो कि बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण ले रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रॉस मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने x³ + 2x² + 7x। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर x² - k/x। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x² - kx + 7। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया √3x² + 7x - k/x। ये 4 मैंने उदाहरण लिए। ठीक है, तो इनमें से 2 बहुपद हैं और 2 बहुपद नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लेता हूँ। चलो देखो, सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, x, ये जो हमारे x जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चर। चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सारे मान प्लस के होने चाहिए। हैं प्लस के? जी बिल्कुल प्लस के हैं। उसके बाद पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 1 2 3 पद आप गिन पा रहे हो। उसके बाद प्रत्येक पद में जो चर राशि का गुणांक है, x² गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए जो कि बिल्कुल है। तो ये जो है
तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो ये बहुपद होगा। इसमें आ जाओ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी x बट्टे में जब लिखा जाएगा ना, या x की घात में 3/2 ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना, या x की घात में -1 ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घात में क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या चाहिए। ठीक है, बट्टे बट्टे में नहीं आना चाहिए, ना ही धनात्मक घात आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, तो अगर बट्टे में 3/2 हो, बट्टे में हो या माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होता है। 1/x यहाँ बट्टे में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। x की घात 2 है, x की घात प्लस में 1 है तो ये बहुपद है। ये देखो बट्टे में आ गया x², ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के बारे में समझ में आ गया, कौन सा बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। ये सब है आपके पास, ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुपद के वैसे प्रकार तो अनेक होते हैं, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एक पदी, फिर मैं लिख देता हूँ द्विपदी, फिर लिखता हूँ त्रिपदी। मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा आई थिंक। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि x² x या फिर 7x या फिर -3y, ऐसे एक पद, एक ही पद है। जब तक धन प्लस ना हो, माइनस ना हो तो उसे एक ही पद बोला जाएगा। तो ये सभी कॉमा लगा के लिखा है मैंने, ये सभी हमारे एक पद के हैं। द्विपद की बात करूँ तो जैसे कि मैंने लिखा है x² प्लस का x, कॉमा दूसरा मैंने लिख दिया -3x² प्लस के x या फिर 3x प्लस 7। ये सब द्विपदी हैं क्योंकि दो पद है, 1 2 1 2 1 2। त्रिपद में ऐसे 3 हो जाएंगे, जैसे कि x³ ठीक है, x³ प्लस x प्लस 7, तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में समझ में आया अंतर क्या होता है। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अब एक आता है नया नाम, शून्य बहुपद। इन सब की अगर आपको जानकारी हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, MCQs आता है ना, ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये सब स्किप कर दोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है। ये सब छोड़ दोगे तो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं रहेगा, तो MCQ आपके सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर शून्य बहुपद क्या होता है, अब आप बोलोगे अरे भाई जिसमें शून्य बहुपद क्या हो गया, ये क्या भला है। तो शून्य बहुपद में क्या होता है, जो चर होगा, चर की घात शून्य हो। जब चर की घात शून्य होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। और इसका उदाहरण मैं अगर बोलूं तो कोई भी अगर संख्या है, हर एक संख्या जो होती है, हर एक संख्या, ये जो संख्या है, संख्या, तो ये सभी क्या है, शून्य घात की हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। क्योंकि किसी भी चर की घात शून्य कर दोगे तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ -7 गुणा x की घात 0। इसका सीधा सीधा मतलब है 7 गुणा 1 यानी कि -7, है ना। तो x की घात क्या है, 0 है, तभी जाके इसको क्या बोलते हैं, शून्य घात। तो शून्य घात के बारे में भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद की शून्यक के बारे में जानते हैं। शून्यक बोलते हैं इसे, मूल भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक बहुपद है px बराबर x प्लस 5, तो जितनी घात होगी उतनी ही शून्यक होते हैं। तो x की घात कितनी है, 1, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 ही शून्यक होगा। और वो क्या होगा, कभी भी शून्यक निकालना हो, शून्यक के लिए अगर आपको शून्यक निकालना है ना, तो जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रख दो। तो प्लस के 5 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5। तो इसका शून्यक क्या है, -5 है।
शून्य का मतलब ये होता है जो बी कितना है हमारे पास 8 और ए कितना है 4, प्लस माइनस माइनस के 2, 4 दूनी 8, आ गया दोनों तरफ बराबर, तो ये सही है हमारा। वो गुणनफल भी निकालो, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन है। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा हमारा माइनस के 2 है, सी हमारा 0 है और ए हमारा 4 है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 बट अपॉन समथिंग 0, आ गया दोनों तरफ इक्वल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर ली। अब आते हैं 5वें में, t² माइनस 15। इसमें भी एक टर्म मिसिंग है, तो इसको भी आप उस मेथड से नहीं कर सकते, है ना, गुणनखंड विधि से। तो ये भी बड़ा आसान है। माइनस के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का, टी का मान निकालना, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट का मान 15, ठीक है ना। अर्थात एक टी का मान एक बार प्लस में लोगे तो प्लस के अंडर रूट 15 आएगा, इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, और एक बार माइनस में लोगे तो माइनस के अंडर रूट 15 आएगा, इसे हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ t² का गुणांक कुछ क्या है, 1, टी के गुणांक को हम b बोलेंगे, टी तो है ही नहीं, तो b हमारा 0 है, और अचर पद हमारा कितना है, माइनस के 15। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, प्लस के 15, बीटा हमारे पास है अंडर रूट माइनस के 15, बी हमारे पास 0 है, ए हमारे पास 1 है। प्लस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0। आ गया दोनों तरफ बराबर। फिर निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, प्लस के अंडर रूट 15, और बीटा कितना है, माइनस के अंडर रूट 15। सी हमारे पास माइनस के 15 है और ए हमारे पास 1 है। अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 सिर्फ 15, माइनस के 15 बट्टा 15, क्योंकि 2 बार अंडर रूट होने पर हट जाता है गुणनफल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही छठे पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको करते हैं हम। तो ये वाला गुणनखंड से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों पद हैं, तो गुणनखंड आराम से हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 आए। अगर आपके मन में क्लिक कर रहा है तो सही है, 4 या 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऐसे कट गुणनखंड करो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बड़ी संख्या क्या आई थी, 4, x घटाना है, यहाँ पर कितना घटाना है, 3, माइनस के 4। तो माइनस जब भी होता है तो माइनस से अंदर गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 3x, बाहर है माइनस के 4, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या हुआ, बनिष्ठ है केवल x, 3 बचेगा। यहाँ x² से x बाहर आ चुका है तो सिर्फ x बचेगा, x बाहर है यहाँ से, फिर 4 बचेगा। इस जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए।
तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो एक लिखते हैं, और यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भी तो वही आएगा ना, ठीक है। अब जो 2 बार आया होता है गुणनखंड बनाने के लिए उसको एक ही बार लिखा जाता है, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 1। फिर यदि 3x - 4 बराबर 0, तो ये माइनस के 4 के प्लस के 4, तो ये गुणे के तरह के बट्टे में हो गया, तो ये अल्फ़ा है। यदि x + 1 बराबर 0, तो प्लस का आगे तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा बीटा है। हमारे पास बहुपद क्या था, 3x² x - 4। यहाँ देखो a कितना हमारे पास 3, b कितना है x का गुणांक माइनस का 1, और c हमारे पास कितना है माइनस के 4। अब इस वाले पार्ट का मैं जांच आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक आध प्रैक्टिस के लिए मैं अगर नहीं छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, जांच का। जितने भी अभी 5-6 मैंने किए ना, एक तो आप कर लो, आंसर तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बस जांच आपको करने दे रहा हूँ, ठीक है। जांच करके कर लेना आप, जांच आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखो, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद याद करना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल है, जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा, यही होता है। तो जो द्विघात बहुपद होगा ना, उसका सूत्र पता है क्या होता है, x के पदों में x² यहाँ लगा दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर से x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। इस सूत्र को याद कर लो। अगर ये पता है यहाँ रखो, ये पता है यहाँ रखो, आंसर आपका द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा झटके में, एक बार में। पहले संख्या पे आते हैं, पहले बोला है पहला योग है, उसके बाद गुणनफल है, ठीक है। तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं, ये प्रॉपर वे ही है। दिया है शून्यकों का योगफल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। दिया है शून्यकों का योगफल 1/4, और जो गुणनफल है अल्फ़ा गुणा बीटा वो दे रखा है माइनस के 1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद सूत्र ये होता है हमारे पास x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा अल्फ़ा बीटा। मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 x, अल्फ़ा बीटा का मान क्या है माइनस के 1। ये चीज़ है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, ठीक है। x से कम x बट्टे में 4 प्लस माइनस माइनस का 1, ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है। लेकिन कभी कभी MCQs में क्या होता है ना, ये आंसर आपको नहीं दिखाएगा, उसने थोड़ा और सरल किया होगा। कैसे, देखिए कैसे, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4 1 कम 4। अब बड़ा वाला इसके आपने गुणा किया है, तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसके गुणा इसके साथ होता है, इसके गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 4x²। ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 4 1 कम 4, कुछ नहीं है तो बराबर 0 लोगे, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा करो। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। तो आंसर में आपका ये होगा पीछे NCERT में, बराबर 0 मत लिखना, 0 लिखोगे तो समीकरण हो गया ना, आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट था, पहला दूसरा। अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। शून्यकों का योगफल में √2 रखा है और जो गुणनफल है वो 1/3 दे रखा है। तो जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, सूत्र क्या होता है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x, अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, बाहर से x, और अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, 1/3। या तो यहीं छोड़ो या थोड़ा और हल करो, क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 × 3 3 × 3 3 के गुणा इन दोनों में हो जाएगा, 3x² माइनस के 3 √2x, इन दोनों में कर दी क्योंकि लॉस ऑफ हमारा 3 ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। भिन्नों का चुलघटन अगर आता होगा तो ये तो बहुत ही आसान है ना, 0/1। तो फिर से वही, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही आ जाता है। 3 0 0, तो यहीं पर छोड़ दो बहुपद, या यहाँ पे छोड़ना है या यहाँ पे छोड़ना है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा हमारा √5 दे रखा है। ठीक, तो देखिए द्विघात बहुपद सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूँ। क्या होता है, x² माइनस की ये चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 गुणा x, और अल्फ़ा बीटा क्या है, √5। तो ये 0 गुणा समथिंग तो 0 ही होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के √5 आंसर। ठीक है, ऐसे ही चौथा है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x², ये चीज़ मान रख दो, 1 गुणा x 1, तो यहाँ से आ जाएगा x², 1 गुणा x, x होता है, प्लस 1 आंसर। ये भी हो गया। पांचवें पार्ट में आ जाऊँ। पांचवें पार्ट में शून्यकों का योगफल भी 1/4 दे रखा है माइनस का, और गुणनफल प्लस के 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x², ये सूत्र है द्विघात बहुपद का, मान रख देंगे। माइनस का था ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, और ये प्लस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, x से कम x, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4। डिटेल में सिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। पहले क्या करते हैं, भाग, 1 चक्कू 4, 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर दो, 4 गुणा x, 4x² प्लस 4 1 कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, तो ऊपर जो आएगा वही लिख दो, 4x² x प्लस 1 आंसर। ठीक है, और छठा वाला क्या है, देखिए हमें दिया है, ऐसे पूरा एग्जाम में ऐसे लिखना है, दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हमें क्या दे रखा है, 1। लिखोगे आप, हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, बाहर से x, और अल्फ़ा बीटा का मान 1 आंसर। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 2 का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने जाना, 2.1 किया, 2.2 किया, और इसी तरीके से सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। कक्षा 10 गणित।